हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का ठुमर। तो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो घर्षण है वो क्या करता है। अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें, ब्रीफली इसको हम समझें, तो घर्षण का मतलब क्या है कि दो वस्तुओं के मध्य कौन सी गति का विरोध करता है? आपेक्षिक गति का विरोध करता है। दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला विरोधी बल है। विरोध करने वाला कौन सा बल है भाई? विरोधी बल। ठीक है ना, ये हमने समझ लिया था कि जो घर्षण है दो वस्तुओं के मध्य, वो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है भाई? आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, हमने सीख लिया था कि घर्षण दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा कौन सा होता है? गतिक घर्षण। ठीक है, जब तक वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण काम करता है, लेकिन वस्तु जब गतिशील होती है उस समय भी घर्षण होता है, तो उस समय जो घर्षण को हम बोलते हैं गतिक घर्षण। वस्तु गतिशील कब होती है? कि जब आपके द्वारा लगाया गया जो बाह्य बल है वो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो वस्तु गति करना शुरू कर देती है बाह्य बल की दिशा में। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। हमने देख लिया था एफएस मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, म्यू एस को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, और जो हमारा गतिक घर्षण गुणांक है एफ के, वो क्या होता है? म्यू के आर। एफ के क्या होता है भाई? म्यू के आर, यानी गतिक घर्षण गुणांक। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और हमने घर्षण कोण भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। घर्षण कोण क्या था कि ये जैसे मान लो कोई सतह है, ये हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, तो इसमें मान लो ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ये mg फोर्स लग रहा है बल, और ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है। और बच्चों यहां सपोज करो हमारा स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान अप्लाई हो रहा है, और ये हम बाह्य बल लगा रहे हैं F। तो इनका जो परिणामी बल है P, यानी सीमांत घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है P और प्रतिक्रिया बल के मध्य ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं घर्षण कोण। क्या बोलते हैं? घर्षण कोण, थीटा। तो हमें देख लिया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या था? एफ एस मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, थीटा क्या था बच्चों? एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। तो ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो घर्षण कोण के बाद हम एक एंगल की ओर बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आपको पता है चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर 5 इज कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्राम कोण। इसकी बात करेंगे विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। विश्राम कोण, तो विश्राम कोण किसे कहते हैं? जैसे हमने घर्षण कोण पढ़ा, ऐसे विश्राम कोण। तो बच्चों सपोज करो मेरे पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये कोई नक्तल है, और ये एंगल है मान लो सपोज करो थीटा। क्या ये थीटा है? ठीक है, ये समतल होता है, तो समतल से थोड़ा सा हमने झुकाव दे दिया थीटा एंगल पर। अब मान लो यहां हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, सपोज करो पहले वस्तु ऐसे थी और हम क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा सतह से ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब एंगल बढ़ेगा, तो वह कोण, वह अधिकतम कोण जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहे तो उसे बोलते हैं बच्चों विश्राम कोण। यानी अब ये वस्तु स्थिर अवस्था में कैसे, देखो किस तरह फोर्स बनाते हैं। देखो फोर्स हमेशा सेंटर से दिखाते हैं क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक फोर्स तो लगता है इसमें, आपको पता है mg। ठीक है, एक फोर्स तो क्या लग गया? mg। और आपको पता है देखो इस सतह के लंबवत
प्रतिक्रिया बल लगेगा क्या हमेशा, कैपिटल आर। क्लियर है? जो बल है वो हमेशा, जो भार है वो, जो वेट है वस्तु का, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे लगता है। ठीक है बच्चों? तो अब देखो यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखिए अब हमें पता है कि वस्तु नीचे आएगी, लेकिन इसको कौन रोक रहा है? ये वस्तु नीचे आएगी लेकिन इस पर एक घर्षण बल लग रहा है। देखो वस्तु की गति नीचे होगी तो उसको रोकने वाला कौन सा बल है भाई? ये एफ एक्स मैक्सिमम होगा, सीमांत घर्षण बल होगा जो उसको रोके हुए है। तो कैसे रोके हुए हैं इसको? देखो अगर यहां पर mg के घटक बनाए तो देखो एक घटक तो ये रहा, ये मतलब mg हमारे पास है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो mg का ये घटक क्या हो गया बच्चों? mg cos थीटा। और ये इसका लंबवत घटक क्या हो गया? mg sin थीटा। ठीक है? इस mg के मैंने दो घटक बनाए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो अब ये वस्तु पर जो परिणामी बल है वो 0 होगा, इसलिए वस्तु क्या रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। तो विषाम कोण वह कोण होता है कि अगर अपन किसी वस्तु को समतल से ऊपर उठाएं तो वह अधिकतम कोण, न तल पर वह अधिकतम कोण जब तक वस्तु क्या रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है। तो यहां जो थीटा है उसे हम बोलेंगे विश्राम कोण, और ये परिणामी बल, ये फोर्सेस, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। तो विश्राम कोण क्या होगा कि वह अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु न तल पर स्थिर अवस्था में रहे, वह अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु न तल पर स्थिर अवस्था में रहे, क्या कहते हैं उसको? विश्राम कोण कहते हैं। विश्राम कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहां थीटा जो है वो विश्राम कोण है, तो हम लिख सकते हैं अतः वस्तु की स्थिर अवस्था के लिए, अतः वस्तु की स्थिर अवस्था के लिए, ठीक है, परिणामी बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं r mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, यानी r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। ऐसे mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? fs मैक्सिमम के, यानी fs मैक्सिमम ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी वस्तु क्या रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। यानी ये इसको बैलेंस कर दे, ये इसको बैलेंस कर दे, यानी वस्तु क्या रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। तो चलो हम यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 2 में मैं किसका भाग दे रहा हूं? 1 का भाग देता हूं, 2 में 1 का भाग देते हैं। तो बच्चों क्या मिलेगा? देखो हमें कि mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। ठीक है बच्चों? अब देखें, देखो mg से mg कैंसिल हो गया, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? sin अपॉन cos क्या रहेगा? बिल्कुल tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। ठीक है? थीटा अल्प हो तो tan थीटा को मैं लगभग थीटा लिख सकता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? fx मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। ठीक है? थीटा इज इक्वल टू fx मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। एंगल ऑफ रिपोज है, सो मैं थीटा R बोल देता हूं। ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज थीटा R। इक्वेशन नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ जो विश्राम कोण है उसकी वैल्यू भी सीमांत घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान और प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। और हमने देखा था घर्षण कोण भी यही होता था, क्योंकि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण कोण है उसको मैंने सपोज करो बोला थीटा f, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, f फॉर फ्रिक्शन, r फॉर रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही था, fx मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R।
एफ एक्स मैक्सिमम और कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 4। तो अपन देख सकते हैं कि थीटा आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्राम कोण का मान है वो घर्षण कोण के क्या होता है, बराबर होता है। विश्राम कोण का मान घर्षण कोण के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया बात। विश्राम कोण का मतलब जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहे, ये कितना आप झुकाओगे, वस्तु को कितना आप झुकाओगे। क्लियर है, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है थीटा, इसे बोल रहे हैं विश्राम कोण। ये आपका नत तल है, कितना आपने इसको झुकाया, तो ये जितना झुकाव है उसे क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर, आगे चले। तो बच्चों देखो हम देख चुके हैं स्थैतिक घर्षण हमने देख लिया, गति घर्षण को हमने स्टडी कर लिया। तो हालांकि वैल्यू बहुत कम होती है, तो कुछ और घर्षण भी हम देखने को मिलते हैं हमें रूटीन लाइफ में। जैसे जब फिसलता है कोई व्यक्ति, ठीक है, स्लाइड करता है या लुढ़कता है, तो उस समय भी थोड़ा बहुत घर्षण होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो आगे मैं ले रहा हूं टॉपिक अपना सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग, तो नाम से क्लियर है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण का मतलब क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सर्पी घर्षण का मतलब क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखो स्लाइड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, ऐसे फिसल रही है, तो उस समय जो घर्षण है उसे क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बोलते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है, स्लाइड करती है, फिसलती है, तो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो विरोधी बल है वो क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। विरोधी बल क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण बल कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों सर्पी घर्षण। ऐसे ही हम देखें, देखो एक होता है लोटनी घर्षण। क्या होता है, लोटनी घर्षण की वैल्यू बहुत कम होती है। तो मूलभूत रूप से दो ही प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। तो लोटनी घर्षण का मतलब क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। तो लोटनी का मतलब है रोल करना, लुढ़कना। तो यदि कोई वस्तु किसी सतह पर या अन्य पर, किसी सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर कैसे गति करती है, लुढ़कती हुई गति करती है, तो कार्यरत जो घर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, लोटनी घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु लुढ़क रही है, लोटनी घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण एक विरोधी बल है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है, तो जो घर्षण बल है वो क्या कहलाता है, लोटनी घर्षण। अब जैसे मान लो कोई पहिया है, लुढ़क रहा है, तो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो हम इस एक वृत्ताकार पहिया ले लें, हम इस तरह ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये मोशन करेगा, जब ये गति करेगा, तो मान लो इसका वेट है, तो सतह पर प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालने से क्या होता है,
जैसे मान लो इसे प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने से अब यहां गर्त बन जाता है। क्या बन जाता है? गर्त। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो गर्त बना है और ये हो जाता है उभार। ये क्या हो जाता है? उभार। तो अब गर्त से उभार जाने में इसको थोड़ा सा अनुभव होगा, विरोधी बल अनुभव होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह गर्त और उभार के रूप में गति होती है। फिर उभार में आएगा, फिर दोबारा यहां गर्त बन जाएगा, फिर आगे वाला उभार हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब कोई वस्तु लोटनी गति करती है तो वो एक गर्त बनाती है, तो गर्त से फिर आगे वाले जो मोशन वो करेगा तो वहां उभार पे गति करनी पड़ती है, तो वहां उससे फिर एक विरोध अनुभव होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? लोटनी घर्षण बोलते हैं। तो बच्चों, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण के लिए जो घर्षण गुणांक होता है, इनके लिए हम एक ही लेते हैं। घर्षण गुणांक होता है इनके लिए म्यू आर, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू एस। गति घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू के। और रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या हो गया? म्यू आर। तो सबसे ज्यादा होता है म्यू एस, उससे कम होता है म्यू क्यू, और सबसे कम क्या होता है? म्यू आर। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है, सबसे ज्यादा जो घर्षण बल होता है, वो घर्षण गुणांक जो सबसे ज्यादा होता है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। उससे कम होता है गति घर्षण गुणांक, और सबसे कम होता है लोटनी घर्षण गुणांक, यानी रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। क्लियर है? ओके, तो घर्षण को कुछ हम कम भी कर सकते हैं, आपको पता है। फ्रिक्शन को हम कम खत्म नहीं कर सकते कभी भी, घर्षण तो रहेगा ही। तो घर्षण से ही गति संभव है, घर्षण नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी। ठीक है ना? तो घर्षण के हम अगर अपन एडवांटेज की बात करें, घर्षण के लाभ की बात करें, जो कहां का काम आता है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आप किसी डोरी में गांठ लगाते हो, सलूज में, लेसिस में आप गांठ लगाते हो, तो डोरी में गांठ लगाना घर्षण के द्वारा संभव है। घर्षण नहीं होगा तो गांठ नहीं लगेगी। आगे बात समझ में? बिल्कुल रेशम है, बिल्कुल मतलब फ्रिक्शन लेस, आपके पास कोई धागा है और डोरी है, तो वहां गांठ नहीं लग सकती। देखा होगा आपने, और डोरी में गांठ घर्षण के द्वारा लगती है। ठीक है बच्चों, आप माचिस से तिल्ली जलाते हो, माचिस से तिल्ली जलाना थोड़ा गड्ढा पड़ता है ना उसको, तो तिल्ली जलाना ये भी किसके द्वारा संभव है? घर्षण के द्वारा संभव है। पृथ्वी पे चलना भी किसके द्वारा संभव है? पृथ्वी पर चलना। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे, घर्षण है तभी आप चलोगे। जैसे मान लो आपने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया बल होगी, दूसरा पैर पीछे जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये पैर को पीछे जाने से कौन रोक रहा है? वो घर्षण बल रोक रहा है। आपने एक पैर को, अब दोनों पैर आगे थोड़ा बढ़ाओगे, आपने एक पैर को आगे बढ़ाया तो आपने क्रिया बल दे दिया। तो न्यूटन कहता है कि भाई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आपने जो पैर आगे बढ़ाया तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा पैर पीछे जाना चाहिए। तो उस दूसरे पैर को रोक के कौन रखा हुआ है? घर्षण। घर्षण नहीं होता तो आप एक ही जगह खड़े रहते पूरी जिंदगी। एक आगे जाता है, पीछे जाता, फिर आगे जाता, फिर पीछे जाता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे जो आप बढ़ते हो किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक है, ये वाली बात है। क्लियर है बच्चों? तो गांठ लगाना, तिल्ली जलाना, पृथ्वी पर चलना, ये सब किसके द्वारा संभव है? घर्षण के द्वारा संभव है। हम लिख पाते हैं वो भी किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। ठीक है, बोर्ड पर लिखवाना, बोर्ड पर चौक से लिखना, ये भी किसके द्वारा संभव है? घर्षण के द्वारा ही संभव है। तो घर्षण से कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे जो मशीनों के पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं। मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनका घिसना, ये तो एक तरीके से लाभ हो गए, ये क्या हो गई? हानि। ठीक है, मशीनों के पुर्जे घिसना, वाहन खराब हो जाते हैं, पुर्जे घिस जाते हैं। क्लियर है? घर्षण से ऊष्मीय हानि भी होती है, घर्षण से ऊष्मीय हानि होना, ऊष्मीय हानि होना। तो जब आपकी वाहन की शाफ्ट घूमती है तो घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा पुर्जे घिस जाते हैं, इसलिए ऑयलिंग वगैरह करानी पड़ती है हमें। ठीक है, बॉल बेयरिंग लगवानी पड़ती है, तो उसमें हानि भी होती है घर्षण से। क्लियर है? तो आप घर्षण को कम नहीं कर सकते, सॉरी, घर्षण को आप खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत घर्षण के मान को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो अगर हम कम करने की बात करें तो घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को
कम किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते, तो घर्षण कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स काम में लेते हैं, स्नेहक काम लेते हैं बच्चों, स्नेहक द्वारा। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं घर्षण कम करने की विधियां कौन कौन सी है। तो पहली विधि क्या है, स्नेहक द्वारा, बाय ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, तो देखो कि मशीनों में हम यूज करते हैं तेल, तो यहां तेल को हमने स्नेहक बोला है। तो बच्चों जो हल्की मशीनें होती हैं, हल्की मशीनों में अब कम शांता गुणांक वाला, यानी थोड़ा पतला तेल होता है, जैसे हमारे मशीन का तेल देखा होगा वो पतला होता है बिल्कुल। ग्रीस थोड़ी गाढ़ी होती है, उनकी शांता ज्यादा होती है। तो हल्की मशीनों में तो कम शांता वाला तेल यूज करते हैं, और भारी और जो तीव्र गति से चलती है, भारी और तीव्र गति से, भारी और तीव्र गति से गतिमान जो मशीनें होती हैं, वहां अधिक शांता वाला हम तेल यूज करते हैं। गाढ़ा होता है मतलब वो अधिक शांता वाला स्नेहक या तेल यूज करते हैं, इसको हम ग्रीस भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ में? तो स्नेहक द्वारा हम घर्षण कम कर सकते हैं। ऐसे आप देखोगे जो शाफ्ट होती है वाहनों की, वहां जैसे मान लो ये वाहन हो गया के पास, ये गतिशील वाला हिस्सा है, ये उसका स्थिर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर बॉल बेयरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बॉल बेयरिंग। समझ गए? तो शाफ्ट है तो ये गतिशील हिस्सा है, ये जो है हमारे पास स्थिर वाला हिस्सा होता है। तो अब जो घर्षण है, घर्षण तो होगा, लेकिन ये बॉल बेयरिंग की वजह से यहाँ घर्षण जो है वो लोटनी घर्षण में बदल जाता है। यहाँ घर्षण को हम किस में चेंज कर देते हैं? लोटनी घर्षण में। और लोटनी घर्षण में घर्षण सबसे कम होता है, तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप नष्ट नहीं कर सकते। तो लोटनी घर्षण में हमने इसको बदला बॉल बेयरिंग द्वारा। क्या बोलते हैं? बॉल बेयरिंग द्वारा। सामान्य भाषा में बोलते हैं गोली ग्रीस कराना। तो बॉल बेयरिंग द्वारा भी हम, बॉल बेयरिंग द्वारा भी घर्षण को क्या कर सकते हैं? कम किया जा सकता है। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग से क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल लगी हुई है, स्टील की छोटी छोटी बॉल होती है, आप देखा भी होगा अपने साइकिल में भी होती है, व्हीकल्स में भी आप देखते हैं। तो ये जो बॉल है, तो ये गतिशील हिस्सा होता है ये वाला, और ये ऊपर वाला जो शाफ्ट का स्थिर हिस्सा होता है। तो अगर ये बॉल नहीं होगा तो आपस में घिसेंगे, खराब हो जाएगा। तो ये जो बॉल है, ये जो बॉल्स हमने स्टील की बॉल्स लगा रखी है, ये क्या करेगा? इसको लोटनी घर्षण में चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, तो स्नेहक द्वारा हम यूज कर सकते हैं, बॉल बेयरिंग द्वारा यूज हम कर सकते हैं। और कई बार जो मशीनें होती है वहां बहुत हाई प्रेशर वाली वायु को संपीड़ित करके भेजते हैं, संपीड़ित वायु द्वारा भी हम घर्षण कम कर सकते हैं। ठीक है, उच्च दाब वाली वायु हो गई है, हाई प्रेशर, उच्च दाब वाली वायु को प्रभावित करना आप देखा होगा मशीनों में। प्रेशर के द्वारा भी, एयर प्रेशर द्वारा भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, और पॉलिश द्वारा भी। ठीक है, थर्ड नंबर हम ले रहे हैं, पॉलिश द्वारा भी घर्षण को कम किया जा सकता है। क्योंकि देखो जो सतह होती है किसी भी सरफेस की, वो इस तरह होता है इसमें कि थोड़ा उभार, थोड़ा गर्द, उभार गर्द, ऐसे अनियमित सतह होती है। तो पॉलिश करने से बिल्कुल क्या बन जाता है? बिल्कुल सीधे हो जाती है, यानी जो उभार और गर्द है वो नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल पॉलिश हो जाती है, प्लेन सरफेस बन जाता है। तो वहां भी आप घर्षण को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा विश्राम कौन, हमने पढ़ा। ठीक है, घर्षण में सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण हमने पढ़ा, और घर्षण को कम करने की विधि हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।